गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव सेशन में। खास करके ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है जो सीएचएसएल की आगामी परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो ये वीडियो सेशन होता है, इसमें एक लेटर और एक ऐसे हम करा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें ऐसे को मैं आपको राइटिंग प्रोसेस से बताता हूँ कि कैसे एक लेटर को लिखना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष को। और उसके बाद आप उसे चाहें तो अपने बॉक्सेस में 250 से 200 लगभग 60 शब्दों तक खुद से राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है आप लोगों के स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा, महामारी का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हो रहा क्या है कि एक्चुअल में एसएससी कर रहा है कि आपके पास कोई भी ट्रेडिशनल टॉपिक वगैरह नहीं दे करके कुछ थोड़ा सा लीक से हट के भी टॉपिक पूछता है। तो मान लेते हैं कि सब लोगों ने काफी अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है भारत आत्मनिर्भर भारत वगैरह ये सब चीजों पे, और उससे टॉपिक नहीं आकर के सीधे महामारी का जो 3 साल का फेज रहा हम लोगों का, उससे रिलेटेड टॉपिक पूछ दिया, महामारी का इतिहास या फिर महामारियों से सीख, है ना, ऐसा कुछ पूछ दिया। तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस तरह के टॉपिक पे पकड़ नहीं रहने पर परीक्षाओं में काफी तकलीफ हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन बस यही है स्टूडेंट कि हम लोग क्या करें, इस तरह के टॉपिक पे भी पकड़ पर आकर के जाएं जो थोड़ा सा लीक से हट करें। तो मैंने यहाँ पे हमेशा अपने यहाँ जो स्लाइड कराए हैं या फिर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस मैंने दिया है, तो उसमें आप लोग को महत्वपूर्ण फैक्ट यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह लिखने के लिए मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था, है ना। उसके बाद फिर उन सभी फैक्ट्स को थोड़ा सा राइट डाउन कर लेने से क्या होता है कि हम जब लिखना शुरू करते हैं किसी टॉपिक पे तो बिखरता नहीं है कंटेंट, और कुछ कुछ पॉइंट हम लोगों को पिरो कर लिखने में मदद करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो कुछ फैक्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने होंगे। जैसे आप सबको पता है कि अगर हम सब बात करें कुछ महामारियों के नामों की, तो इसमें आपके पास में प्लेग होगा जो सारे बच्चों को पता हो सकता है। उसके बाद आपके पास इन्फ्लुएंजा वगैरह जो था वो एक्चुअल में एक प्रकार की महामारी ही एक समय थी जो बाद में बीमारी के रूप में चर्चित हुई, है ना, इन्फ्लुएंजा। और भी 2-3 बीमारियां हैं, उसी में हम लोग कोविड-19 को भी रख सकते हैं। और ये वैश्विक रूप से फैला था तो 222 कंट्रीज में फैला था। ये सब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले कम से कम एक रफ मटेरियल माइंड में सेट कर लें। मतलब कि अभी तो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट में जगह देके बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना स्पेस रहेगा नहीं रफ वर्क के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को अपने कलम के सहारे बेंच पर चलाते रह सकते हैं, माइंड में सोचते रह सकते हैं, या फिर अपने हाथों पे चलाते रह सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जो बारी आती है स्टूडेंट ये सोचने की आती है कि अगर हम महामारी की बात करें तो महामारी का इतिहास जो रहा है, तो हम सबों को थोड़ा-थोड़ा आइडिया होगा। और वो आइडिया सबसे ज़्यादा सब बच्चों को यहाँ से होगा कि जब 1914 से 18 तक लड़ाई चली, तो 1918 से 1921 के दौरान, खास करके ये 3 साल, सैनिक जब अपने-अपने देश लौट रहे थे, उस समय काफ़ी महामारियाँ हैं जो कि सैनिकों के स्थान परिवर्तन की वजह से फैली थी। ठीक है? तो कुछ इतिहास ये आप बता सकते हो। फिर यहाँ पे आप प्रकार पे जा सकते हो कि महामारियों को प्रकारों में बांटा गया है, तो एक मानव जनित कर सकते हो और एक प्राकृतिक महामारी के तौर पे बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हो कि महामारियों का इतिहास तो रहा, ठीक है, और इनके निराकरण के लिए हमारे लोगों ने आज भी जो पद्धति अपनाई है, क्या वो पुराना ही है या कुछ नया है? तो निराकरण के प्रयास भी बता दो, है ना? क्या प्राचीन समय से लेकर आज तक निराकरण के महामारियों के इतिहास को देखते हुए कोई खास उपाय नहीं निकाले जा सकते थे? ठीक है, ये सब चीज़ें आप गिना सकते हो। उसके बाद वही होगा कि आप लोग महामारी नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हो, ये सब थोड़ा-सा बता के एंडिंग कर सकते हो। बाकी तो इतिहास ही बताना है तो पूरा इतिहास ही पर फोकस नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर-उधर टॉपिक तो जाएगा ही, जो महामारी पर केंद्रित हो, ना कि हमेशा महामारी का इतिहास इतिहास से हम करते रहें। जब कभी फैक्ट पॉइंट क्लियर कर लो आप, तो फिर क्या करो, किसी टॉपिक के बारे में सोच लो कि हमको पैराग्राफ 1 का, पैराग्राफ 2 का, पैराग्राफ 3 का, पैराग्राफ 4 का और स्टार्टिंग कैसे करना है या किस प्रकार के बातों को लिखना है। तो उसके लिए होता है आपके पास में क्या कि आप अपने लिए क्या करो, एक क्वेश्चन क्रिएशन आइडिया सेट करो। तो क्वेश्चन क्रिएशन माइंड में सेट अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक लय बनाने में मदद मिलता है, और जो करते हैं ना बच्चे की कंटिन्यूटी अगर आपका मेंटेन है तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो बिल्कुल आएगा, कंटिन्यूटी मेंटेन के लिए क्वेश्चन क्रिएशन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए कहा कि क्वेश्चन आप माइंड में सोचो कि वर्ष 2020-21 के महामारी का उल्लेख करते हुए, है ना, वर्ष 2020-21 की महामारी का उल्लेख करते हुए महामारी का एक इतिहास होता है, इस बात की पुष्टि करिए।
तो चलिए ये क्वेश्चन सोच लीजिए। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए कि ठीक है, हम लोग तो स्टार्ट कर लेंगे 2021 का जो ये महामारी फैला था, इसका उल्लेख करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 में सोचेंगे कि सेकंड पैराग्राफ में हम कुछ चर्चित महामारियों का जिक्र कर देंगे, ठीक है? जैसे आपका प्लेग वगैरह था, है ना? कोलंबस के आगमन के समय कुछ महामारियाँ फैली, वो था। उसके बाद फिर आप क्या करिएगा कि महामारियों का वर्गीकरण कर दीजिएगा। तो वही मैंने आपको बताया था कि 2 वर्गों में बाँट दीजिएगा, मानव चेतना जनित और प्राकृतिक। फिर बताइएगा कि महामारियों के बचाव के लिए ऐतिहासिक साधन और वर्तमान साधन क्या-क्या थे? इतिहास से बताना है तो इतिहास और वर्तमान के बीच लिंक करके बता सकते हैं ऐतिहासिक फिर है कि आपदाएँ या महामारियाँ आज भले ही नियंत्रित हो जाती हैं, लेकिन अस्थायी नहीं होती हैं। ये 100 सालों में वापस वापस बार-बार आता है। ये इतिहास को फिर से प्ले करते हुए आप इसके बचाव के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सब कुछ बता कर के एंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैंने पहला पैराग्राफ शुरू किया यहाँ से कि बीते 3 दशकों में वैश्वीकरण ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छुआ है। दुनिया भर में हवाई यात्राओं में वृद्धि हुई है। इसने ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन नागरिक ही नहीं बल्कि कॉस्मोपॉलिटन बीमारियों को भी जन्म दिया है। तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ स्टार्टिंग में बीमारियों को उल्लेख करने महामारियों को फैलने के पीछे का थोड़ा-सा बेस तैयार कर देगा। फिर से कहा था कि बीते 3 दशकों में देखा जाए तो वैश्वीकरण ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को छुआ है और दुनिया भर में हवाई यात्राओं में वृद्धि हुई है। अब इस हवाई यात्रा में वृद्धि का क्या मतलब? तो इसने क्या किया है कि ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन नागरिक, है ना? और साथ-साथ कॉस्मोपॉलिटन बीमारियों को भी जन्म दिया है। अगर हम मौजूदा कोविड-19 जो कि 220 से भी अधिक देशों में फैला था, इसने हमें एक बार फिर से महामारी का इतिहास याद दिला दिया, है ना? तो आपने क्या किया कि थोड़ा-सा पृष्ठभूमि बाँधा, महामारियों के फैलने के वजह को बताया और फिर आप इतिहास शब्द को लेकर के आकर के एक सेंटेंस लिख दिए 2019 से 2020 तक 21 तक जो प्रभाव रहा है कोविड का, उसको उल्लेख करके हल कर सकते। फिर मैंने कहा कि अब महामारी के इतिहास का चर्चा करने के लिए कुछ ऐतिहासिक चर्चित महामारियों का उल्लेख आपको करना ही पड़ेगा, तब ये टॉपिक सार्थक होगा। तो कभी भी स्टार्ट करिए तो यही याद करिए हमेशा की तरह कि कभी न कभी तो पहली बार महामारी फैली होगी। तो सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करना है कि सर्वप्रथम ज्ञात महामारी की बात करें तो, है ना, राजाओं महाराजाओं के समय में अर्थात लगभग 430 से 426 बीसी के आसपास इथोपिया, मिस्र, लीबिया में फैला था, है ना? अगर हम स्टार्टिंग समय में महामारियों की बात करें तो यह महामारियाँ है ना राजाओं के शासनकाल, जिस समय राजाओं का शासन चला करता था है ना पूरी दुनिया में 430 से 426 बीसी के आसपास, तो इथोपिया, मिस्र, लीबिया में ये महामारियाँ फैली थी। फिर हुआ वर्ष 1347 से 1351, यानी ये 4 साल को प्रभावित फिर किया। ब्लैक डेथ से यूरोप, एशिया और उत्तर अफ्रीका में 2.5 मिलियन मौतें हुई थी। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तब आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। फिर कि वर्ष 1400 के आसपास कोलंबस के आगमन के साथ प्लेग एक नई महामारी के रूप में लंबे समय तक चर्चा में थी। क्या मैंने लिखा कि भाई 1400 के आसपास आप लोगों को याद ही होगा कि कोलंबस निकला था दुनिया पता करने के लिए। तो वही लिखा मैंने कि हाँ कि 1400 के आसपास कोलंबस के आगमन के समय, है ना, प्लेग एक नई बीमारी महामारी के रूप में काफी लंबे समय तक चर्चा में रही थी। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें 50 मिलियन मौतें रिकॉर्ड हुई थी, है ना? इससे क्या हुई थी भाई? 50 मिलियन मौतें रिकॉर्ड की गई थी। फिर आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं क्या कि जब आप लोगों को जो स्टार्टिंग में मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था वहाँ पे कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध से सैनिकों की इस वापसी के दौरान की बात करें तो 1918 से 1921 में स्पेनिश क्रूज से लगभग 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो जो टॉपिक था आपका यहाँ पे टॉपिक जाके कंप्लीट हो जाता है तो कोई भी डाटा एक अच्छा चेक करने वाला है तो ये आपको यहाँ से 12 में से 12 नंबर जरूर दे देगा कि अगर आपने उसको इस तरह से लिख करके रिप्रेजेंट कर दिया तो वो खुश होगा और आपको 12 में 12 नंबर दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या पैराग्राफ के लिए आपको सोचना है कि अब हम बता देते हैं कि दुनिया में इतनी सारी महामारियां तो फैली, तो फिर हमने इन महामारियों को देखते हुए वर्गीकरण किया होगा इनका, इतिहास को देखते हुए ही वर्तमान में हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं। तो फिर आपने यहाँ से बता दिया है पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, आपको सिर्फ क्वेश्चन मन में सोचना है, ये सिर्फ आपके क्वेश्चन माइंड में होने चाहिए, लिखना नहीं है नहीं है नहीं। तो आपने बताया कि महामारियों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली महामारी होती है प्राकृतिक एवं जैव विविधता विघटन से उत्पन्न महामारी। देखो इन सब शब्दों का जब यूज करते हो तो आपके अंदर डेप्थ ऑफ वर्ड का पता चलता है और राइटर जो होते हैं वो खुश होते हैं कि बच्चे के पास नॉलेज इंग्लिश का भी अच्छा होगा तो काफी परीक्षा पास किया और हिंदी का अच्छा है तो इतना बढ़िया शब्द का यूज कर रहे हैं।
फिर से महामारियों को मुख्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली है प्राकृतिक एवं जैव विविधता विघटन से उत्पन्न महामारी, दूसरी है मानव जनित प्रदूषण से उत्पन्न महामारी। फिर आप इसी में ऐड कर दो कि ज्यादातर महामारियां आज के समय में बात करें तो जैव रसायन शोध, लैब परीक्षण में चूक और सघन जनसंख्या से तीव्र संक्रमण से फैलता है ना? है ना? वही हुआ फिर से एक बार, ज्यादातर महामारी जैव रसायन शोध, लैब परीक्षण में चूक और सघन जनसंख्या से तीव्र संक्रमण के कारण से फैलता है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आपने क्रिएट कर लिए और 3 पैराग्राफ बहुत ही शानदार आपने यहाँ से राइट डाउन कर लिए। फिर आप आगे सोचोगे, अब बताएंगे हम कि महामारियों को वर्तमान में और पुराने समय में रोका कैसे जाता था, इसकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कहा कि चलो अब शुरू करते हैं कि महामारियों से बचाव के लिए प्राचीन और आधुनिक विज्ञान में एक बात समान दिखती है कि संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट या क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही वैश्विक संस्थाओं को आपस में मिलकर महामारी के विभिन्न पहलुओं पर शोध करने, टीकाकरण एवं इलाज की समुचित व्यवस्था को लेकर एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम का निर्माण करना होता है। मतलब पुराने समय में भी यही चलता था कि जो देश अपना किसी भी महामारी का इलाज कर लेता था, उस दवा को पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। आज भी यही हो रहा है। जो संक्रमित व्यक्ति होते थे उनको आइसोलेट आज भी किया जा रहा है और उसमें भी क्वारंटाइन और आइसोलेट किया जाता था। ठीक है। और जो भी वैश्विक संस्था होती थी वो मिल करके उस महामारी के विभिन्न पहलुओं पर शोध करती थी। टीकाकरण पूरी दुनिया में किया जाता था और इलाज की समुचित व्यवस्था की जाती थी। चलिए, जब इतिहास बोल रहा है तो थोड़ा सा वर्तमान और पास्ट को जोड़ करके चला करिए। अब लास्ट करोगे जल्दी से कि भाई अब बहुत हो गया, 250 वर्ड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है ना। तो फिर हम लोगों ने एंड करने का सोचा कि चलिए बताते हैं कि आपदाएं हो या महामारियां हो, आज भले ही नियंत्रित हो जाती है पर उतनी नहीं, यानी कि ये 100 साल बाद फिर से वापस आती है, तो इसके लिए क्या कमर कसना चाहिए। एंडिंग करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि देखा जाए तो हर 100 साल पर महामारी का इतिहास दोहराता है। ऐसे में देशों के बीच आपसी तालमेल, महामारी का केंद्र स्थल पहचान कर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की केंद्रीय भूमिका को और मजबूती देकर इन महामारियों के लिए बेहतर मैपिंग तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना? तो कभी भी एंडिंग करिए तो ऐसा करिए कि सामने वाला देखता रह जाए कि क्या क्या बात है ना। तो चलिए, अगर आप इतना बढ़िया से निचोड़ निकाल करके इसे 250 शब्द में लिख लेते हैं और मुझे अपना आंसर सीट इवेलुएट करने के लिए भेजते हैं तो मैं जरूर करूंगा। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि जब भी आपको काम करने का मन करे काम कीजिए, और हम मेहनत करने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जिस प्रकार के भी वीडियोज और आपको चाहिए हो डिस्क्रिप्टिव मटेरियल से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जब बता सकते हैं। चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट सेशन चलेगा अब यहाँ थोड़ी देर के लिए, वो चलेगा एक पत्र। पत्र में क्वेश्चन आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एग्जाम में इतना कंप्लीट एड्रेस आता है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको एड्रेस कंप्लीट मिलेगा तो मिलेगा। तो यहाँ पे आपका एड्रेस दिया है आपका पश्चिमी क्षेत्र उत्तराखंड। पहले आप लोगों को एड्रेस लिखना है पश्चिमी क्षेत्र उत्तराखंड, पिन कोड नहीं है, नहीं लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होता है क्या, एड्रेस के बाद जस्ट में दिनांक, तो दिनांक मेंशन कर देना है इसी तरह से, एकदम गजब है ना। दिनांक के बाद 2 बिंदु, थोड़ा सा दूरी, उसके बाद डेट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद साल का नाम। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए कि किसको लिखना था उसका पता लिखिएगा। रिसीवर एड्रेस इसको बोलते हैं। पहले अपने क्षेत्र में नियमित रूप से घटित होने वाले आपदाओं का उल्लेख करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है, आपदा प्रबंधन विभाग को एक पत्र लिखना है। तो चलिए आते हैं रिसीवर एड्रेस में। तो विभाग के किस अधिकारी का नाम लिखा जाता है लेकिन नाम नहीं दिया है ना, आपदा प्रबंधक भी नहीं लिखा है, तो हम अपने मन से आपदा प्रबंधक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, आपदा प्रबंधन विभाग। उसके बाद क्या, उत्तराखंड। चलिए हो गया। अब उसके बाद आता है विषय वस्तु। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि विषय लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चन में ही दिया रहता है, क्या दिया है, नियमित रूप से घटित होने वाले आपदाओं का उल्लेख। ठीक है। मतलब कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी आपदा आती है आप उनका उल्लेख कर सकते हैं, या किसी एक आपदा से होने वाली हानियों को भी गिना करके पत्र प्रारंभ करके फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपने कैसे लिखना अच्छा होता। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी भी क्षेत्र में एक से ज्यादा आपदा एक समय आ सकती है क्या?
जैसे मान लेते हैं किसी क्षेत्र में सुखाड़ भी होगा, बाढ़ भी होगा, नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र में भूस्खलन भी होगा और भूकंप भी आएगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में आने वाली जो आपदाएं लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर होना चाहिए था कि किसी एक आपदा और उससे होने वाली जान माल की हानि के बारे में लिखना ज्यादा अच्छा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा होशियार बनते हैं और किसी एक आपदा और उससे होने वाली हानियों को बता के लेटर को फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एड्रेस मेंशन कर लिया, कश्मीर क्षेत्र उत्तराखंड, दिनांक 18 अगस्त 2022, आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड हो गया एड्रेस रिसीवर का। विषय हमेशा आपको कोशिश करना है कि विषय वर्ड को एकदम बढ़िया दिखाना है। बढ़िया से दिखाने का मतलब अंडरलाइन वगैरह मत करिएगा, इसी तरह से साफ साफ लिखिएगा। क्षेत्रीय आपदाओं का वर्णन संबंधी पत्र, ठीक है, क्षेत्रीय आपदाओं का वर्णन संबंधी पत्र, क्षेत्रीय आपदाओं का वर्णन संबंधी पत्र, ये आपने विषय मेंशन किया है। चलिए अब उसके बाद होता है, स्टार्ट होता है विषय के बाद मान्यवर लिख करके बातचीत। तो एक लाइन छोड़ देना है विषय के बाद, इसी तरह से पूरा जैसे ऊपर आप देख रहे हो छूटा हुआ पूरा का पूरा, और ही आपको पूरा का पूरा छोड़ देना है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मान्यवर से। अब देखो मान्यवर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं। अगर आप महाशय लिखते हो तो महाशया भी लिखना चाहिए, अगर आप महोदय लिखते हो तो महोदया भी लिखना चाहिए। लेकिन मान्यवर अगर यूज करते हो तो इसमें हमें दोनों जेंडर लिखने की आवश्यकता खत्म हो जाती है, इसलिए मान्यवर और सेमी कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे कि आप सोच लीजिए कि आप लोग अपना परिचय देते हैं और उसके बाद विषय वस्तु लिखते हैं, मुख्य रूप से क्यों हम लिख रहे हैं पत्र को, और फिर सेकेंड पैराग्राफ में विस्तार लिखते हैं। तो चलिए पहले परिचय अपना लिखा कि मैं विपिन उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पिछले महीने हुए भूस्खलन एवं उसमें हुए जान माल की हानि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु यह पत्र लिख रहा हूँ। थोड़ा सा जब लंबा सेंटेंस होता है तो घबराइए। आपने सेंटेंस भी तो दो लिखा है कि मैं विपिन हूँ, है ना, उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पिछले महीने हुए भूस्खलन के बारे में लिख रहा हूँ और साथ ही इसमें हुए जान माल की हानि के बारे में लिख रहा हूँ। तो जब सेंटेंस आप जोड़ जोड़ करके लिखने का आपको हक है मिश्र वाक्य, तो आप लिख सकते हैं। तो यही हुआ कि मैं विपिन उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पिछले महीने हुए भूस्खलन एवं उसमें हुए जान माल की हानि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु यह पत्र लिख रहा हूँ। पैराग्राफ चेंज ऐसे ही करना है, जब भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है कोशिश करें ऐसे ही करें। ये वाला पूरा लाइन तो आपको छोड़ ही देना है क्योंकि इस लाइन में एक वर्ड आपने यूज कर लिया है, एक बॉक्स। उसके बाद आपने एक स्टाइल क्रिएट करिए कि हमेशा आप दो बॉक्स छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करते हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी छोड़ना है आप दो ही बॉक्स इसी तरह से छोड़ के तीसरा बॉक्स लिखना है। चलिए फिर आपने कहा हमारा क्षेत्र आपदा प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ भूस्खलन की घटना आम है। बहुत अच्छा, आपने लिखा कि हमारा जो क्षेत्र है वो आपदा प्रबंधन सॉरी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आता है और यहाँ भूस्खलन की बात आम है। परंतु आपदा प्रबंधन विभाग की असक्रियता अपार क्षति का कारण बनती रही है ना। आपदा प्रबंधन विभाग यहाँ असक्रिय रूप से काम करता है, जिससे हमेशा ही अपार क्षति का यहाँ कारण बनता रहा है भूस्खलन। फिर कहा हाल ही की घटना में, है ना, हाल ही की घटना में, चलिए ठीक है यहाँ पे ही आपको दीर्घिकारी होता। हाल ही की घटना में 200 से अभी अधिक लोगों के हताहत होने की पुष्टि की जा रही है। आपने बताया कि जी सर क्या बताऊं मैं आपको विस्तार से। फिलहाल तो मैं आज ही का घटना बता देता हूँ कि अभी जो हाल में घटना हुई है उसमें 200 से भी अधिक लोगों के हताहत होने की बात हो रही है। सिचुएशन को थोड़ा गंभीर बताइए, भूस्खलन अब बोल दिए हैं तो थोड़ा गंभीर बना दीजिए। फिर आपने मेंशन किया कि अतः आपसे पुरजोर निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के उच्च स्तरीय मानकों को अमल में लाया जाए। ठीक है, मतलब आपने इतना लिख ही दिया कि भाई काफी लोग यहाँ पर हमेशा प्रभावित होते हैं और हाल ही की घटना में 200 लोग हो गए, तो लास्ट में अपना मेंशन कर दीजिए। कहता है सर आपसे पुरजोर निवेदन है। पुरजोर इसलिए करिएगा स्टूडेंट क्योंकि आपका नॉर्मल यहाँ पे निवेदन नहीं चलेगा। आपदा प्रबंधन के लिए आप बात करना चाहते हो तो थोड़ा सा जोरदार तो बात होना ही चाहिए। तो वही आपने मेंशन किया, अतः आपसे पुरजोर निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय मानकों को अमल में लाकर हमें इन आपदाओं से लड़ने में मदद। ठीक है, काफी हो गया। जब ऑफिशियल बातें होती हैं तो उतना डिटेल हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो कभी कभी 135 शब्दों तक भी आप पद को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है बारिश शब्द, धन्यवाद शब्द का, जो अक्सर हम लोगों को एक लाइन छोड़ करके लिखने मत बोलिएगा, हमेशा कनेक्टेड होता है। बस जिस लाइन में ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, जैसे लास्ट में बाय द वे यही पूरा होता है, तो भी हम लोग क्या करते हैं, सर धन्यवाद वर्ड जो है वो यही पे ले जाते जहाँ पे आज अभी है, मतलब यही पे आता। ठीक है ना, वहां भी अंत होता तो भी।
चलिए हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रेषक, प्रेषक के बाद अपना नाम, आप प्रेषक की जगह पर दिए वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपका लेटर होता है। तो ये छोटा-छोटा जो सेशन आप लोगों के पास में है, इसे आप बढ़िया से समझा करें और कहीं भी ट्रैवल वगैरह में हैं और सीएसएसएल की प्रिपरेशन के लिए हैं, तो आप लोगों को ये चैनल से जो भी कंटेंट अच्छा लगता है, उसे फॉलो करें और लोगों को भी फॉलो करवाएँ। देखिए भाई, यूट्यूब पर कंटेंट्स की कमी कहीं नहीं मिलेगी, हर जगह भरपूर कंटेंट्स मिलते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है। और बाकी है भी अगर कहीं पे कंटेंट, तो उनके के कंटेंट का आज के कंटेंट से कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि अपडेट होना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, जो कि अधिकांश लोगों के पास नहीं होता। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी रहिए, ताकि आपको वहाँ इसका पीडीएफ भी मिल जाए और आप उसको प्रिंट आउट करा करके भी कम टाइम रहने पर रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर कभी, तब तक के लिए अलविदा।